हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया है और अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दिसंबर का महीना जैसे आ गया है, तो एग्जाम और पास आ गए, तो अपने एफर्ट्स को और बढ़ाने का समय आ गया। जो हम जीएसटी की रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं, आई होप आप सभी इनको अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से जो है अपनी रिविजन जो है कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रोविजंस की जो है हमें याद तो देखो हमें रखना ही पड़ता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर प्रैक्टिस लैक कर गई तो फिर प्रोविजंस को याद रखने का फायदा नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप पेपर में उन्हें जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनमें उन प्रोविजंस का यूज नहीं कर पाओगे, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे सही कहूं तो। चलो, तो आई होप आप इस बात को ध्यान रखोगे और प्रैक्टिस साथ साथ में कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये रिवीजन क्लासेस में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो ये काम मैंने आपके एंड पे छोड़ा था कि जो आप अच्छे से कर रहे होगे और मुझे पूरा उस चीज का जो है भरोसा भी है। चलो, आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम लास्ट क्लास तक क्या कर चुके हैं? अभी तक हम देख रहे थे सर, सप्लाई जो होती है, जो आपकी सप्लाई होती है वो जीएसटी में बहुत असेंशियल है। क्यों असेंशियल है? बिकॉज जीएसटी में सप्लाई ही वो पॉइंट है जिसकी वजह से टैक्स लगता है। तो हमने यहाँ पे सप्लाई से रिलेटेड तीन चीजों को समझा है। नंबर वन इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कितनी वैल्यू पे आपका जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमने समझा था वो है टाइम ऑफ सप्लाई, कि किस समय टैक्स लगाया जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो अब हमें शुरू करना है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। सर कौन सा टैक्स, क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस ये जानने का होता है कि एक्चुअल में सप्लाई हुई कहां पे है। अगर जिस राज्य में सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी राज्य में हो गई। देखिए, आपका जो सप्लायर है, तो मैं कहूंगा प्लेस ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ सप्लायर, सही कहूं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर। एंड दूसरा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये दोनों सेम स्टेट में आ जाते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लाई करने वाला और सप्लाई, ये दोनों अगर सेम राज्य में है तो फिर आपके पास सप्लाई बन जाती है इंट्रा स्टेट, फिर वो बन जाती है इंट्रा स्टेट। ऐसे केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। वहीं पे अगर ये दोनों डिफरेंट राज्यों में फॉल करते हैं या अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी में फॉल करते हैं तो सप्लाई इंटर स्टेट जो है वो मानी जाती है। और ऐसे केसेस में आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, आईजीएसटी यहां पे लगाया जाता है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है। देखिए, यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि वेदर सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। बट अगर सही मायने में कहूं तो ये जानना बहुत आसान है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। जहां से लोकेशन, जहां से आपका सप्लायर जो है बिजनेस कर रहा है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या कोई उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या जहां पे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ये सभी जगहों को ना सप्लायर की लोकेशन माना जाता है। तो यूजुअली उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि सप्लायर कहां पे है। जहां का भी उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो भी उसका प्रिंसिपल प्लेस है या एडिशनल प्लेस है, वही उसका जो है लोकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो हमारा बनता है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई को जानना। एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो गुड्स और सर्विस को बेचने वाला कहां बैठा है, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो गुड्स एंड सर्विस को बेचने वाला कहां बैठा है। ये देखना बहुत आसान है, आप इजीली असरटेन कर पाओगे। बट जो मेन पॉइंट है वो हमें ये समझना जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है। ठीक है, चलिए, तो यही प्रोविजन अभी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये इकलौता चैप्टर है, ये आपका इकलौता चैप्टर है जहां पे हम आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस पढ़ते हैं। बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई से रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो आपके आईजीएसटी एक्ट के थ्रू ही नोटिफाई हुए हैं, या मैं कहूं तो आईजीएसटी एक्ट के थ्रू ही उन्हें बनाया गया है। तो पहली बात तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में जो हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो आईजीएसटी एक्ट 2017 के। ठीक है, दूसरी बात, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई में था कि गुड्स के लिए अलग रूल थे टाइम ऑफ सप्लाई असरटेन करने के, और सर्विस के लिए अलग, यहां भी वैसा ही है। गुड्स के लिए जो आपका टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अलग सेक्शन से गवर्न होता है, और सर्विसेज के लिए अलग बनाया गया। कुल मिला के वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो 4 अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं जहां पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताया जाता है। 2 सेक्शन गुड्स के लिए है
दो सेक्शन है गुड्स के लिए और दो सेक्शन ही है सर्विसेज के लिए। गुड्स के लिए दो सेक्शन कैसे हैं? जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो एक सेक्शन बात करता है अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब विद इन इंडिया के अंदर अंदर आप कोई अगर सप्लाई कर रहे हो तो फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, एक सेक्शन इसके बारे में बात करता है। और दूसरा सेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केसेस को कवर करता है। सिमिलर वे में सर्विसेज में भी दो सेक्शन है, एक सेक्शन कवर करता है अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को और दूसरा कवर करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो बेसिकली चार सेक्शन बनाए गए हैं, बट हमारे सिलेबस में दो ही है, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए। हमारे पास स्पेसिफिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस कवर नहीं किए गए हैं इंटर के लेवल पर। आप फाइनल के लेवल में वो सब पढ़ते हो, बट इंटर के लेवल में उन्हें कवर नहीं किया गया। ठीक है, चलो तो हमारा अभी फोकस रहेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स पढ़ते हैं। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन बनाए गए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है मैं कहूंगा, और कुछ भी ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। चलो तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस चैप्टर में जो बातें लिखी गई हैं उन चीजों को पढ़ने के बाद या उन चीजों को समझने के बाद आप ये समझ पाओगे कि वेदर एक सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर वो इंटरस्टेट हुई तो आईजीएसटी लगेगा और अगर इंट्रा स्टेट हुई तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। दूसरी बात, अगर आप करेक्ट टैक्स पे करना चाहते हो, क्योंकि देखिए अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को इंटरस्टेट मान लिया जबकि वो इंट्रा स्टेट था, तो आपने गलती से आईजीएसटी पे कर दिया जबकि पे होना था सी और एस, तो ऐसे केसेस में आपने गलत टैक्स पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी भाई जो सही टैक्स बनता है सी और एस वो डिपॉजिट करवाओ, और जो आपने रोंगली पे कर दिया है आप उसका रिफंड ले लीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि टैक्सेस आपको करेक्ट पे करने होते हैं। अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिए तो आपको गलत वालों का रिफंड लेना पड़ेगा और जो सही टैक्स बनता है वो रीपे करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना है, कहाँ का बना है। ठीक है, चलो सेपरेट रूल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलो तो याद रखना यहाँ पे जो सेक्शन लिखे गए हैं, सेक्शन 10 लिखा गया है यहाँ पे गुड्स के लिए, सेक्शन 12 पढ़ेंगे सर्विसेज के लिए। तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सेक्शन है आपका वो आईजीएसटी एक्ट का है। ठीक है, जो सेक्शन है यहाँ पे वो आईजीएसटी एक्ट का है। चलो अब शुरुआत करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़कर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनाई गई है। तो यहाँ पे कुछ केसेस कवर किए गए, वन बाय वन हर केस को डिस्कस करते हैं और इजीली समझते हैं कि क्या क्या प्रोविजन में लिखा गया है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जिसमें बताया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे मानी जाएगी, मतलब सप्लाई कहां पे आपको जो है मानना है, ये यहाँ पे सेक्शन 10 में बताया गया है। चलो वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला केस, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहां भी आपकी सप्लाई हुई है और उस सप्लाई में मूवमेंट होनी है गुड्स की, चाहे वो मूवमेंट जो है आप सप्लायर जो है करवा रहा है या रेसिपिएंट खुद लेके जा रहा है, इन एनी केस जहां पे आपके पास सप्लाई के लिए मूवमेंट की जा रही है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर सच मूवमेंट टर्मिनेट्स। मतलब कैसा, एग्जांपल समझेंगे। देखिए यहाँ जितने भी केसेस है मैं आपको सारे एग्जांपल से समझाऊंगा, आप चाहो तो इन नोट्स में ये एग्जांपल जो है अपने लिख सकते हो, सो दैट कि आपको जब रीडिवाइज करना हो, रीड करना हो, तो आपको देखते ही याद आ जाए कि अच्छा ये वाला केस यहाँ पे इस प्रोविजन में बताया गया है। चलो तो एग्जांपल देखिए, लेट्स से मिस्टर ए है, मिस्टर ए वो नागपुर में है, उनका बिजनेस है नागपुर में, ये हमारे पास सप्लायर है, मान लेते हैं हमारे सेलर है मिस्टर ए, ये है हमारे सप्लायर। इनके कस्टमर है मिस्टर बी, मिस्टर बी जो है वो कस्टमर है, ये लेट से रहते हैं पुणे में। ठीक है, ये रहते हैं पुणे में, ये हमारे कस्टमर या मैं कहूंगा रेसिपिएंट, मिस्टर बी हमारे रेसिपिएंट। अब लेट्स से मिस्टर ए जाते हैं मिस्टर ए के पास कि भाई तुम मुझे जो है गुड्स सेल कर दो। हम सिर्फ अभी गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। तो मिस्टर बी ने ए से कहा प्लीज आप हमें गुड्स जो है वो सेल कर दो। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं आपको गुड्स दे देता हूं। तो यहाँ पे
एक ट्रक लोड किया गया गुड्स का, जो नागपुर में आपने जो है गुड्स से फिलअप कर दिया, किन्होंने फिलअप कर दिया, मिस्टर ए। और वो जो ट्रक है वो लेट से वो जाना है पुणे फैक्ट्री में। कहां जाना है वो? पुणे फैक्ट्री में। तो ऐसे केसेस में मिस्टर बी ने गुड्स तो कलेक्ट कर लिए मिस्टर ए से नागपुर में ही, बट उसके बाद गुड्स की मूवमेंट होनी है पुणे तक। अब ऐसे केसेस में हमारा सेक्शन 10 कहता है कि सिंस यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वो चाहे आपका सप्लायर कर रहा हो चाहे आपका कस्टमर यानी कि बायर कर रहा हो, दैट डजंट मैटर। मेन चीज है कि यहाँ पे सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे द पीओएस विल बी द प्लेस जहां पे गुड्स टर्मिनेट होंगे, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होगी। तो यहां से नागपुर से पुणे माल जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो पुणे को माना जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली गुड्स वहीं पे जाके रुकेंगे। अगर ऐसा होता कि मिस्टर बी ने जो है वो माल परचेज किया, मिस्टर बी जो है वो पुणे से नहीं है, लेट्स से मिस्टर बी जो है वो दिल्ली से, तो फिर ऐसे केसेस में वो दिल्ली माल लेके जाते, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन दिल्ली। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली बन जाता, बिकॉज ऐसे केसेस में मूवमेंट हो रही है गुड्स की, और मूवमेंट होके गुड्स कहां जा रहे हैं आपको ये देखना है। तो द प्लेस जहां पे वो मूवमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहले एग्जांपल में आपका सप्लायर जो है वो नागपुर में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे, दोनों ही सिटी महाराष्ट्र में है, दैट मींस द सप्लाई वुड बी इंट्रा स्टेट एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वुड बी लेविड। ठीक है, सी और एस यहां पे लगाया जाएगा। बट इन द सेकेंड केस जहां पे आपका सप्लायर नागपुर में है जबकि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली असर्टेन की गई है, तो ऐसे केसेस में द सप्लाई वुड बी इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, और ऐसे केसेस में आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मूवमेंट चाहे आपका कस्टमर कर रहा हो चाहे मूवमेंट आपका सप्लायर कर रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होगी वहीं पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये था मेरा पहला केस कि जहां जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट कोई भी कर रहा हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। जहां पे मूवमेंट खत्म होगी, जहां पे वो गुड्स रुकेंगे, वहीं पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, चलो, दूसरा केस, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर। गुड्स किसने डिलीवर किए? सप्लायर ने, टू अ रेसिपिएंट, किसी रेसिपिएंट को, ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है? इसमें गिवन है प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द पीपीओबी ऑफ सच थर्ड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से मिस्टर ए है, ये हमारे वेंडर हैं जो पुणे में है, मैं कहूंगा मान लेते हैं ये मैन्युफैक्चरर है किसी टाइप के, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, मैन्युफैक्चरर है और ये पुणे में रिसाइड करते हैं, पुणे में इनका बिजनेस है। ठीक है, फिर हमारे पास मान लेते हैं मिस्टर बी है, ये जयपुर से है, ये हमारे होलसेलर है, या मान लेता हूं मैं यहाँ पे मिस्टर बी है, जयपुर में है, राजस्थान में है, ये हमारे होलसेलर है। ठीक है, एंड देन देयर इज अ थर्ड पार्टी मिस्टर सी, मैं मान लेता हूं ये होलसेलर है और मिस्टर सी दिल्ली में है और ये हमारे रिटेलर है। अब नॉर्मल हायरार्की के हिसाब से चले तो गुड्स नॉर्मली मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेज करता है, होलसेलर से रिटेलर परचेज करता है। तो लेट्स से यहां पे हुआ क्या, मिस्टर सी को गुड्स चाहिए थे तो उसने एक ऑर्डर डाला मिस्टर बी के पास। मिस्टर सी ने मिस्टर बी से कहा कि प्लीज आप मुझे जो है वो गुड्स भेज दीजिए, XYZ जो भी चीज है, लेट्स से कैलकुलेटर बेचता है, ABC तीनों कैलकुलेटर ही बेचते हैं, तो सी ने बी से कहा कि भाई आप मेरे पास कैलकुलेटर भेज दीजिए, लेट्स से 1 लाख रुपए की। मिस्टर बी ने कहा ओके। अब मिस्टर बी के पास स्टॉक नहीं था, तो मिस्टर बी ने ए से कहा कि भाई कैलकुलेटर बना दो। मिस्टर बी ने ए से कहा कि प्लीज कैलकुलेटर भेज दो। अब मिस्टर बी ने सोचा कि यार पहले मैं मेरे पास मंगवाऊंगा ए से और फिर उसे सी के पास भेजूंगा। ये करने की बजाय उसने ए से बोला भाई तुम एक काम करो। किसने किसको बोला? बी ने ए से कहा क्या कि तुम डायरेक्टली ये गुड्स सी को ही डिलीवर कर दो, यानी कि ए को इंस्ट्रक्शन मिला है बी से कि भाई तुम ये माल सीधा का सीधा सी के पास भेज दो।
तो अब ए ने एक ट्रक लोड करवाया और वो ट्रक भर के सी के पास भिजवा दिया। अब ऐसे केसेस में आप कहोगे सर माल बेचने वाला मिस्टर ए है और माल रिसीव करने वाला मिस्टर सी है, तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है मिस्टर ए से सी के बीच में, इसे हम पुणे से दिल्ली सप्लाई मान ले? द आंसर इज नो। देखो ऐसे ट्रांजैक्शन जब भी होते हैं तो यहां पे एक्चुअल में ना दो सप्लाई छिपी होती है, यहां पे ना दो सप्लाई छिपी है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे दो सप्लाई कैसे है? जब भी इस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है तो पहली सप्लाई होती है हमारे ओरिजिनल वेंडर्स और कस्टमर के बीच में, दैट इज ए एंड बी के बीच में। यहां पहली सप्लाई हो रही है, दिस इज माय फर्स्ट सप्लाई, ये मेरी पहली सप्लाई है। और इसी ट्रांजैक्शन में मेरी जो दूसरी सप्लाई हो रही है वो है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ये मेरी सेकंड सप्लाई है। तो सर जो दिखने में हमें ए और सी दिख रहा था, एक्चुअल में उनमें तो कोई सप्लाई भी नहीं हुई है। यहाँ पे दो बिल बनेंगे या दो इनवॉइसेस या दो सप्लाईज यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। फर्स्ट इज ए टू बी, अनदर वन इज बी टू सी। तो जब होगा क्या, ए ने जब माल बेचा है तो सी के पास जब वो भेजेगा तो एक्चुअल में ए बिलिंग करेगा इस केस में मिस्टर बी के नाम कि मुझे मिस्टर बी से पैसे, बिकॉज आप सोचिए मिस्टर ए तो सी को जानता भी नहीं, मिस्टर ए तो सी को जानता भी नहीं है, तो मिस्टर ए कहेगा भाई मैं नहीं जानता सी को, मैं तो बी से पैसा लूंगा, तो वो हमेशा बिलिंग करेगा मिस्टर बी के नाम पे। लेकिन माल भेजना कहां पे है, शिपिंग कहां करनी है इसकी, तो शिपिंग वो करेगा मिस्टर सी के नाम पे। दिस इज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है यहां पे, जहां पे एक सप्लायर बिलिंग किसी एक के नाम पे कर रहा है, वहीं शिपिंग किसी और के नाम पे कर रहा है। इस मॉडल को बिल टू शिप टू मॉडल कहा जाता है, बिल टू शिप टू मॉडल, बिलिंग किसी और के नाम पे और शिपिंग किसी और के नाम पे। ऐसे केसेस में दो सप्लाई इन्वॉल्व है, तो जो आपके पास ए ने सप्लाई की है, सही मायने में वो सप्लाई बी के यहां मानी जाएगी। ऑल द गुड्स सी ले रहा है, लेकिन ये माना जाएगा कि ए ने माल बी को बेचा है। और फिर एक इंप्लाइड सप्लाई है कि बी ने माल सी को बेचा है। तो कितने ट्रांजेक्शन हो गए यहाँ पे, दो। फर्स्ट ए ने बी को सेल किया, तो हेंस पुणे से माल जयपुर की तरफ माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जयपुर। एंड इसी में एक और इंप्लाइड ट्रांजेक्शन है, दैट सेल इज बी टू सी, जिसमें आप मानोगे कि जयपुर से माल दिल्ली बेचा गया है। दिस विल बी योर सेकंड सप्लाई। तो यहाँ पे दो सप्लाईज होंगी, एक ही सप्लाई है, एक ही सेल है, और एक बी की सेल है। दोनों को अलग अलग इनवॉइसेस रेज करने पड़ेंगे। ए जब इनवॉइस रेज करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी राजस्थान, एंड बी जब सप्लाई करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिल्ली। ये चीज ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई में कभी भी सिटी नहीं मेंशन की जाती, हम स्टेट मेंशन करते हैं, बिकॉज इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो राजस्थान में जो है वो जयपुर गया है या फिर जोधपुर गया है, बिकॉज अल्टीमेटली वो राजस्थान ही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर विद इन राजस्थान है तो वो इंट्रा बन जाएगी, और अगर राजस्थान से दूसरे स्टेट से राजस्थान आई है तो इंटर। तो सिटी का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई में हमेशा हमें स्टेट का नाम मेंशन करना होता है, ना कि सिटी। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिटी नहीं स्टेट मेंशन करोगे कि ये राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आपको स्टेट मेंशन करना है, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा बिल टू शिप टू मॉडल। यहाँ पे एक ही सप्लाई के अंदर दो सप्लाई छिपी हुई होती है एक्चुअल में, ठीक है। चलो, तो ये था सेकंड केस। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टू सप्लाईज आर इंक्लूडेड, दो सप्लाई इसके अंदर शामिल होती है। अब आप प्रोविजन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर, यहाँ पे हमारा सप्लायर है मिस्टर ए। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर मिस्टर ए टू अ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट है यहाँ पे हमारा मिस्टर सी जिसने गुड्स रिसीव किए। तो सप्लायर है ए और माल रिसीव किया है सी ने, ऑन अ डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन जिसने डायरेक्शन दिया था वो था बी। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन की जगह पे मानी जाएगी, दैट मींस मिस्टर बी की पीपीओपी पे, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। तो इसका मतलब पहली सप्लाई ए टू बी है और दूसरी इंप्लाइड सप्लाई है जो बी टू सी है, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऊपर आया था कि अगर मूवमेंट होनी है गुड्स की तो क्या होगा, अब आया है कि मूवमेंट ना होनी हो तो मूवमेंट ना होनी हो तो बहुत सिंपल केस है। लेट्स से मैं किसी दुकान पे जाता हूं और वहीं पे कुछ कंज्यूम कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं जो भी मुझे चाहिए, तो ऐसे केसेस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही गुड्स की,
यानी कि ऑन द प्लेस ऑफ सप्लायर, जहां पे सप्लायर है वहीं पे गुड्स कंज्यूम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस जहां पे आपने डिलीवर किया रेसिपिएंट को, जहां आप गुड्स हैंड ओवर कर दोगे रेसिपिएंट को, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। कब? अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो। यूजुअली ऐसा होता है लाइक आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, या रेस्टोरेंट में तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो सर्विस बन जाती है, आप कहीं भी कुछ खाने के लिए ले रहे हो, कोई रेस्टोरेंट नहीं है बट आप कुछ खाने के लिए ले रहे हो, तो वहां पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इमीडिएटली उसी पॉइंट पे मान लिया जाएगा, बिकॉज आप उसे मूव नहीं करते हो, वहीं पे कंज्यूम कर लेते हो। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे होगी जहां पे आपके पास उसको हैंड ओवर किया गया है आपके सप्लायर को, ठीक है, सॉरी रेसिपिएंट को। फोर्थ केस सिंपल सा केस है, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। अगर गुड्स को किसी पर्टिकुलर साइट पे असेंबल या इंस्टॉल करना होता है तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वहीं पे जहां पे उसे इंस्टॉल किया गया है। लेट्स से हमारा एक वेंडर है, ये वेंडर हमारा दिल्ली का है, ये प्लांट बेचता है, बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो बेचता है ये, ठीक है। ये है मिस्टर ए जो हमारा दिल्ली में रहता है और प्लांट्स बेचता है। फिर है मिस्टर बी, ये वैसे तो हरियाणा का है बट इसने अपनी दिल्ली में एक फैक्ट्री ओपन की है, दिल्ली में इसने अपनी एक फैक्ट्री ओपन की है। तो मिस्टर बी ने ए से कहा भाई तुम एक काम करो, मेरी दिल्ली वाली फैक्ट्री में जाके ये प्लांट इंस्टॉल करवा दो, फिट करवा दो। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं फिट करवा देता हूं। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? वो फैक्ट्री जहां पे उस प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो रेसिपिएंट है वो कहां का है। मेन चीज आपको क्या देखनी है, अगर कोई गुड्स वगैरह बेचे जा रहे हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंस्टॉल, फिट या असेंबल करना है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पे उसे असेंबल किया गया या जहां पे उसे फिट किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ केस कि अगर आपके गुड्स असेंबल या इंस्टॉल होने किसी साइट पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है। यहां पे ये मेरा मुझे लगता है कि रिपीट हो गया है गलती से। चलो अब इसमें एक केस और है जो आपको लिख लेना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं फाइल अपलोड करते टाइम इसे करेक्ट जरूर कर दूंगा सो दैट कि आपके लिए वो पॉइंट पहले से आपके पास आ जाए। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि एक केस और आया है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में कवर किया गया है आपका। वैसे तो मैं अमेंडमेंट क्लास अलग से बनाऊंगा सो दैट कि अमेंडमेंट अलग से हाईलाइट हो जाए। मैंने इस रिवीजन क्लासेस में अमेंडमेंट्स आपको इंक्लूड नहीं करवाई है। इसका बड़ा रीजन ये था, मैं चाहता था पहले जो आपने पढ़ा एक बार आप उसे रिवाइज करो, फिर मैं आपको अलग से एक अमेंडमेंट क्लास दूं 1-1.5 घंटे की जहां पे हम मेन अमेंडमेंट्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा रहता है कि अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन बनाने के चांस रहते हैं। तो मैं चाहता था वो अलग से हाईलाइट हो जाए, क्योंकि अगर मैं साथ साथ करवा देता तो उनके अंदर ही मिक्सअप हो जाती, ठीक है। चलो तो एक केस जो अभी कवर किया गया वो और समझ लीजिएगा क्या हुआ है। लेट्स से मैं एक दुकानदार हूं और मान लेते हैं मेरा जो बिजनेस प्लेस है वो दिल्ली में है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कवर की गई है, मैं इसी को साथ में बता रहा हूं बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो तो दिल्ली में मान ले मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहीं पे मैं बिजनेस करता हूं। अब मेरे पास कोई कस्टमर आया, वो कस्टमर आके कहता है सर मेरे को एक टीवी दे दो। मैं मान लो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचता हूं, मैंने कहा ठीक है जी टीवी ले जाओ। अब जो मेरे पास आया है व्यक्ति, जो मेरे पास व्यक्ति आया है वो मिस्टर एक्स है और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं दिल्ली में हूं, मेरे पास एक कस्टमर आया और कहता है सर टीवी मुझे परचेज करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो टीवी। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो मैंने कहा भाई जीएसटी नंबर, वो बोला सर जीएसटी नंबर कुछ नहीं है, घर के लिए लेके जानी है। मैंने कहा ठीक है बताओ। टीवी बेच दी गई। टीवी थी लेट से 10,000 रुपए की। अब मुझे मान लो 18% जीएसटी लगाना है। अब प्रॉब्लम ये आई कि मैं जीएसटी कौन सा लगाऊं, सीजीएसटी या आईजीएसटी, क्योंकि अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और आईजीएसटी लगाओगे अगर इंटर स्टेट है। तो यूजुअली क्या होता था, मुझे कस्टमर से इंक्वायरी करनी पड़ती थी भाई कहां लेके जाओगे, क्योंकि अगर कस्टमर गुड्स लेके जा रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, अगर आप ध्यान से समझो तो ऐसे केसेस में जब कस्टमर गुड्स को लेके जाता है, तो गुड्स को कस्टमर लेके जा रहा है, अगर विद इन सेम स्टेट लेके जाएगा यानी कि दिल्ली के दिल्ली ले जाएगा तो वो इंट्रा स्टेट हो गई,
लेकिन अगर वो बाई चांस हरियाणा चला जाए या पंजाब चला जाए या राजस्थान चला जाए तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। तो मुझे उससे पूछना पड़ता था कि भाई कहाँ जाओगे। अब हर केस में छोटे बड़े कस्टमर से पूछना कि भाई कहाँ जाओगे, कस्टमर कहता है भाई तुम्हें क्या करना, मैं कहीं भी जाऊं, तुम टीवी दो, उसके बाद मेरी मर्जी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन था कि हमें जो है कस्टमर से बार बार इंक्वायरी करनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है कहाँ जाओगे। लेट से वो कहता है राजस्थान जाएंगे, तो फिर मैं बिल में लिखता था कि ठीक है दिल्ली का हम सप्लायर हैं और माल जो राजस्थान जाएगा, हेंस हाई जीएसटी लगा देते हैं। अब मे भी कस्टमर ने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, बिकॉज अनरजिस्टर्ड है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब इसे सिंप्लीफाई करके बोल दिया गया कि आप जब भी ऐसे गुड्स बेचोगे तो अगर आपके पास मिस्टर एक्स का एड्रेस है, अगर आपके पास मिस्टर एक्स का एड्रेस है और आपने उसे इनवॉइस पे मेंशन कर दिया है, तो वो जो एड्रेस जहां का होगा उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेट से आपके पास मिस्टर एक्स का दिल्ली का एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली को मान लिया जाएगा। अगर आपके पास मिस्टर एक्स का एड्रेस है वो हरियाणा का है तो हरियाणा को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर राजस्थान का है तो राजस्थान को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑन रिकॉर्ड उसका कोई एड्रेस नहीं है ना, तो जहां पे आपका सप्लायर है उसी जगह का वो जो है एड्रेस डाल के, यानी जहां पे वो उसको हैंड ओवर कर रहा है वहीं का एड्रेस के बेसिस पे, यानी कि वो दिल्ली को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बना के इंट्रा स्टेट बनाते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर सकता है। तो ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की गई है कि ओवर द काउंटर आप जब सेल करते हो तो अगर आपके पास एड्रेस है, बिल में जो एड्रेस है हम उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और अगर बिल में आपके पास दिखने के लिए पूरा एड्रेस नहीं है तो जहां पे आप हो, यानी कि आप दिल्ली हो तो दिल्ली को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन कुछ की गई है। ये मैं आपके नोट्स में अपडेट जरूर कर दूंगा सो दैट आपके पास जब फाइल आए तो अपडेटेड ही आए। ठीक है, चलो, तो ये मेरे कुछ केसेस थे जहां बताया गया था कि गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर रहती है। बहुत आसान से 4-5 केस थे, कुछ भी खास नहीं था, बट ये ध्यान रखना ये जो प्रोविजन है वो तब लगते हैं जब आपके पास अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस हो, और यहाँ पे हम सेक्शन 10 पढ़ देते हैं आईजीएसटी का। ठीक है, चलो, कुछ हिस्सा में इसी क्लास में सर्विसेज का भी कवर कर देता हूँ सो दैट अगली क्लास में हमारे पास जो है वो इतना ज्यादा एक साथ कंसेप्ट या काम जो है वो ना बने। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास आधा काम रहेगा, आधा इस क्लास में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सर्विसेज का और देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और उसी में कवर करते हैं।